अस्सलाम वालेकुम सर आमिर। हेलो अनंता, क्या हाल है? हेलो। जी सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, कहाँ गायब हो तुम? आवाज क्यों नहीं अब तुम्हारा, वो क्या कहते हैं, आ क्यों नहीं रही थी तुम? सर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए मैं कोई क्लास नहीं ले रही थी। अच्छा, सब खैरियत है अब? जी सर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। चलो, अब हम पास्ट पेपर तक आ गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जी सर मैंने हिबा से कह दिया है वो मुझे कवर करवा देगी। अच्छा, चलो ठीक है। वैसे एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, इशू नहीं है। एक्स्ट्रा क्लासेस तो हो रही है ना, उसके अंदर रिवीजन तो हो ही रहा तो मैं वो ले लूँगी। है। आज भी है क्लास। अच्छा जी, अभी कौन आया है? मुइज आ गया है। अब्दुल्ला जावेद साहब आ गए हैं। और कोई नई ताजी? सब अमन है? मुइज, तुम बताओ। अमनो अमान है सब जगह? मेरी आवाज आ रही है? सैयद अब्दुल्ला आ गए हैं। गुड। अच्छा ये बताओ, मैंने जो व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस दिए थे उनमें से कौन एक स्टूडेंट ने तो मुझे 100% काम करके दिखा दिया है। वो है शायद अब्दुल्ला कुरैशी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला कासिम, नाम क्या नाम पूरा? अब्दुल्ला ये नाम, जो न्यू स्टूडेंट है। हाँ भाई अब्दुल्ला, क्या हाल है? स्कूल खुल रहे हैं सर फिर? हाँ बोलो। सर आपने अब तक रिटर्न कितना काम करवा लिया? बेटा रिटर्न में तो अच्छा खासा काम हो गया है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बस अब रह गई है। इनकम स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गया पास पेपर का ऑलमोस्ट। इंशाल्लाह ताला अब बस मेरा ही टैब वगैरह खराब ना होता तो मैं अभी तक और भी पेपर करा चुका होता। तो क्योंकि उसके अंदर सारा वो मटीरियल मेरा मौजूद था, वो टैब बनने गया हुआ है, तो मैं बुक से करा रहा हूँ डायरेक्ट। तो अभी भी अच्छे खासे सवाल हो गए हैं। पास पेपर के दो तीन रह गए हैं, लेकिन जब तक वो कंप्लीट ना हो जाएंगे हम नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। हाँ भाई नूर नाजिम, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। घर में पढ़ाई हो रही है ना? जी जी सर बिल्कुल। और हाँ, आज एक्स्ट्रा क्लास है 8 to 9 में बेसिक वालों की और 9 to 10 में रिवीजन वालों की। तो जी जी दोनों सर ज्वाइन सर कर लेंगे। मुझे याद आया नो। हाँ, सबको याद रहना चाहिए। और अब्दुल्ला जावेद ने तो खैर कहा अच्छा है। अब्दुल्ला जावेद, तुम्हारा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, तुमने ट्राई की नहीं, क्यों नहीं की? जो मैंने व्हाट्सएप किए थे क्वेश्चन एएस के। सर वो 8 to 9 में तो बस हम 4 लोग ही होते हैं ना। हाँ सही है, बस 8 to 9 में वही चार लोग जिन लोगों की बेसिक अकाउंटिंग, जर्नल जनरल डेबिट क्रेडिट सही करा रहे हैं ना। तो उसके बस अंदर सही मैंने है। उन्हीं को बुलाया बस। और 9 to 10 में मैंने सबको दावत दी कि भाई जो जो रिवीजन करना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजें वो कर ले, फिर कल को वो शिकायत ना करे कि सर हम पीछे रह गए, इसलिए। मोहम्मद अहमद मुनीर, यू आर न्यू स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ माय क्लास। कमरे में क्लास लेना होगा। ये अम्मी दरवाजा बंद करो, शोर आता हो माइक में। मोहम्मद अहमद मुनीर, ओपन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं?
ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अहमद, ये बताएं आपने आपका बैकग्राउंड क्या है ओ लेवल में, साइंसेस या कॉमर्स? ओ लेवल में मेरे पास बायो भी था और कंप्यूटर साइंस भी था। कंप्यूटर साइंस का मैंने पेपर दे दिया, बायो अभी नवंबर में देना है, प्राइवेट था मैं। नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ सुना नहीं आपने, मैंने कहा था मतलब कॉमर्स या साइंसेस थे ना आप? हाँ आपने साइंस था। कॉमर्स, हाँ, साइंस। आपने अकाउंटिंग तो इससे पहले नहीं पढ़ी ना कभी? हाँ कभी नहीं पढ़ी। हाँ, तो बेटा अब आपने करना ये है कि क्योंकि क्लास के अंदर आप अभी आए हैं तो एकदम ही आपको परेशानी ना हो, तो उस परेशानी से बचाने के लिए हम आपको एक लिंक, हमारा आपके ग्रुप में ही लिंक आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने ग्रुप ज्वाइन किया तो मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा। उस ग्रुप में ठीक। आपने आज रात को 8 बजे से 9 बजे तक एवरी मंडे एंड ट्यूसडे बेसिक अकाउंटिंग पढ़नी है, यानी कि अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है 8 to 9 में। अच्छा, आपसे? जी जी, मैं ही पढ़ाऊंगा गलती से। और ठीक है। उसके अलावा 9 to 10 में आपने जो अभी तक पढ़ा चुके हैं हम उसका रिवीजन करना है। तो अच्छा ठीक आप है। 2 घंटे बिजी रहेंगे एवरी मंडे एंड ट्यूसडे मेरे पास रात को 8 बजे से 10 बजे तक। ये आपने ओ, क्लासेस लाजमी लेनी है दोनों, और वो ग्रुप के ऊपर मैं लिंक सेंड कर दूंगा अपना, उस लिंक से आपने क्लासेस लेनी है। सही है बेटा? ठीक है। वरना आप इस क्लास में बड़ा परेशान होंगे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल मिड पर हूँ ना, कि जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल चैप्टर के मिड पर हैं, तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए पहले से मैंने आपको जवाब दे दिया था, ना हो कि आप सोचते रहे कि ये हो क्या रहा है। मैं तो अभी ज्वाइन की क्लास तो सारा काम कैसे हो गया, कोई ज़्यादा काम हुआ नहीं है, लेकिन वो आपको डिस्कस कर लिया जाएगा रात 8 से 9, 9 से 10। ठीक है भाई? ओके सर। तो हाँ, अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से काम तो मुझे तो हो सकता है कर लिया हो आप लोगों ने ज़्यादातर, या नहीं किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, कॉल आ गई थी, सॉरी मुझे। अब्दुल राफे भाई, इधर अपना माइक ऑन कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी अस्सलाम सर। बहुत शुक्रिया भाई साहब। अब्दुल राफे, जी आप तो बात ही नहीं करते यार, माइक ऐसा बंद कौन करके सी रखते हैं बात? अपना यार। नहीं नहीं सर। आपने मुझे व्हाट्सएप पे, सबसे ज्यादा मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मुझे व्हाट्सएप पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे, कौन सा जबकि वो क्वेश्चन? जो मैंने व्हाट्सएप पे दिए हुए हैं क्वेश्चंस पास पेपर के, अच्छा वो भेजने भी थे। आपने सॉल्व करके मुझे दिखाने थे ना। हाँ। देखिए, मुझे दो तीन स्टूडेंट्स ने मुझे करके दिखाए। नहीं अच्छा मुझे पता नहीं था कि देने भी हम किए तो हैं। देना है, कर लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब्दुल्ला जावेद से भी मुझे यही उम्मीद थी कि वो बगैर बोले काम कर लेंगे। अनंता भी काम कर लेती है, बात भी कर लेता है। हसनैन को अब कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ, तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि वो कर लेगा, लेकिन अभी मुझे यह है कि पहले वो समझ ले फिर करे। खलील को मुझे सॉल्व करके दे देना चाहिए था। लाइबा को भी सॉल्व करके दे देना चाहिए था, क्योंकि लाइबा भी अच्छा खासा इनकम स्टेटमेंट कर लेती है, एडजस्टमेंट कर लेती है। साथ सलाम अभी सीखने के मरहले में है, 2-3 और एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें, उसके बाद करेंगे, मुझे पता है। सैयद अब्दुल्ला भी कर सकते हैं बिल्कुल, यूसुफ असलम भी कर सकते हैं, जो मैंने व्हाट्सएप पे दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दिए हैं, एक सवाल तो मैंने पूरा करा दिया था, आज मैं एक और करा रहा हूँ, उसके अलावा शायद 2 बज जाएंगे या 3, वो आप लोग कीजिएगा, ताकि
क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट मैंने सारी एडजस्टमेंट्स का दे दिया है, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एक हमने कॉन्सेप्ट दिया था जो आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ा था, और एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड दिया था जो हमें आपको बताना था। तो जरा अभी आप लोग अपने अपने पेजेस बुक खोल लीजिए। आपके पास बुक नहीं है तो पास पेपर निकाल लीजिए, मैं आपको ईयर बता देता हूँ। और वरना आपके पास वो भी है अपना व्हाट्सएप पे भी मैंने वो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो निकाल लूँ पहले। मैंने कौन सा कराया था, आई थिंक मैंने कौन सा कराया था, चले एक जरा इसमें क्वेश्चन हम करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर कराया था 2 इस बुक के लिहाज से, और वो था मई 2010 का, मई 2010। और इसके अलावा जो है आज हम एडजस्टमेंट पे मैंने बात नहीं की थी शायद सारी एडजस्टमेंट पर, वो आप लोगों से भी पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट। और ये ईयर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मुराद ये कि आप सीख सकते, ज़्यादा अच्छा जा सकते हैं, तो वो ज़रा देखिएगा। और किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछिएगा। मैं ईयर डाल रहा हूँ पहले। क्वेश्चन ये मेरा व्हाट्सएप पे मौजूद है जो मैंने आपको दिया है, नवंबर 2011, वेरिएंट 22 है, और क्वेश्चन नंबर 1 था। पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बुक में जो मेरे पास बुक है, क्योंकि वो पुरानी है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन नई बुक में वो चेंज हो सकता है। सॉरी। अच्छा जी, इस सवाल में जरा भाई आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। हसनैन अपना माइक ऑन करो। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसनैन बेटा अब जरा तसल्ली से सुनना, ठीक है? अब तुमने काफी अच्छा इंप्रूव किया था पिछली मरतबा, बात समझ में आई थी। आज मैं जो सवाल करा रहा हूँ इसकी सिर्फ एडजस्टमेंट्स पढ़ रहा हूँ। इन एडजस्टमेंट को मैं यहाँ पेजेस पर सॉल्व करता चले जाऊंगा, फिर हम पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है? तो जरा गौर से सुनना, नहीं ठीक है समझ में सर। आए फौरन माइक ऑन करके, और बाकी सब लोगों को भी कह रहा हूँ भाई फौरन माइक ऑन करके आप लोग बताया करें, क्योंकि मैं फौरन ही उस तरफ नहीं जा पाता। जब मैं स्क्रीन पे देख रहा होता हूँ सामने सॉल्व करते हुए, तो मेरी नजर उस तरफ नहीं होती कि इसमें किसी को कुछ अगर कुछ चैट भी करेगा तो मुझे समझ में नहीं आता, उसके बारे में दिखता नहीं है। ठीक। अच्छा जी, इसमें वो कह रहा है कि Christie, a sole trader, prepared the following trial balance at 30th April 2011. अब आपको यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और उस ट्रायल बैलेंस में मुख्तलिफ अकाउंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें नौ इंफॉर्मेशन दी हुई है, और कहा है कि आप इस 9 इंफॉर्मेशन के बाद इनकम स्टेटमेंट बनाइए जो कि 12 मार्क्स का है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाइए जो कि 8 मार्क्स की। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है? द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में आप ऑलरेडी जो है वो जानते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट होती है, ठीक है? और इनकम स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डायरेक्टली ये करंट एसेट्स का पार्ट होती है। इसको तो छोड़ दें, कैलकुलेशन कोई नहीं इसमें। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर गिवन हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तो इनकम स्टेटमेंट से आएगी। इनकम दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? अब आप लोगों से भी मैं पूछ सकता हूँ। Included the journal expenses is an item of equipment purchase during the year for $1200. This item has not yet been included in the equipment account. एक छोटा सा error है, I repeat. Included in the journal expenses is an item of equipment purchase during the year for $1200. This item has not yet been included in the equipment account. कौन मुझे इस बात का आंसर दे सकता है कि आपकी ये कौन कौन से अकाउंट पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कौन सा अकाउंट इंक्रीज होगा इसके अगेंस्ट में और कौन सा अकाउंट डिक्रीज होगा? मैं आपकी आसानी के लिए जब आप कर रहे होते हैं इस तरह तो सुन लें कि आपको उसने 2 अकाउंट बताए हैं, जर्नल एक्सपेंसेस और इक्विपमेंट। ये 2 अकाउंट में गड़बड़ हुई है।
अब वो गड़बड़ क्या हुई है वो आपने देखनी है। अब आपने देखा कि वो कह रहा है कि चलो कि आप में से कोई जवाब देना चाहता है, आप में से कोई जवाब देना चाहता है? General expenses included in the general expenses is an item of equipment purchased during the year for $1200. The term has not yet been included in the equipment account. साद सलाम, आप अपना माइक ऑन कर लें जरा काइंडली। साद सलाम, अपना माइक ऑन कर लें काइंडली। अरे साद सलाम आए हैं आज? मैंने देखा ही नहीं है, साद सलाम हमेशा होता तो। हेलो साद सलाम आज क्लास में नहीं आई थी? हाँ है। तो साद सलाम अपना माइक ऑन कर लिया है, तो आप पहले तो मुझे बताते हैं कि इस वाली ट्रांसैक्शन का मतलब समझ में आया? नहीं अभी सीधा नहीं आया। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ये कहता हूँ पहले मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा मतलब समझ में आया। इंक्लूडेड इन द जर्नल एक्सपेंसेस is an item of equipment purchased during the year for $1200. This item has not yet been included in the equipment account. अब आप मुझे बता सकते हैं काइंडली कि अब हम जर्नल एक्सपेंस और इक्विपमेंट पर आपने कोई गड़बड़ की है, इस गड़बड़ को सही करने के लिए हमें जर्नल एक्सपेंसेस के अंदर 1200 ऐड करने होंगे या लेस, और इक्विपमेंट के अंदर 1200 ऐड करने होंगे या लेस, या कोई और आप इसके ख्याल में काम होगा? काइंडली इसका मतलब आप बताएंगे। एक दफा रिपीट कर दें। हाँ बेटा, मैं एक दफा और पढ़ देता हूँ, बाकी सब लोग भी सुन लें भाई। इंक्लूडेड इन द जर्नल एक्सपेंसेस is an item of equipment purchased during the year for $1200. This item has not been included in the equipment account. ठीक है, फिर आपने जो बोला था बिल्कुल क्लियर है? प्लस माइनस का वो ऑप्शन रिपीट कर दें। वो ऑप्शन ये है कि अब आपको बताना है कि जो जर्नल एक्सपेंस और इक्विपमेंट दिया हुआ है, इस जर्नल एक्सपेंस और इक्विपमेंट के अंदर उस $1200 की गलती हुई है, उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमें जर्नल एक्सपेंस और इक्विपमेंट में उस 1200 को हम क्या करेंगे? सर वो जो 1200 है उनको जनरल एक्सपेंसेस में से माइनस। एक मिनट यूसुफ असलम, एक मिनट। ओ भाई यूसुफ असलम, एक मिनट, चोरी तले दम तो ले लो यार। यूसुफ असलम बोला है ना ये? जी अभी रुक जाओ बेटा, जब मैं जिससे बात कर रहा हूँ पहले वो जवाब दे, ज्यादा बेहतर है। मुझे पता है किससे पूछना है मुझे। अब दूसरे नंबर में पूछता हूँ हसनैन से। यार कोई बात नहीं साद, अभी समझ में आ जाएगा। हसनैन माइक ऑन करो बेटा। यस सर। हाँ हसनैन, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि आपने एक जर्नल एक्सपेंसेस का आइटम में जो है वो इक्विपमेंट परचेज किया था 1200, जो आपने जर्नल एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर दिया और आपने इक्विपमेंट में अभी तक इंक्लूड नहीं किया, तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? दोबारा रिपीट कर सकते हैं? सॉरी, थोड़ी सी ऑडियो में मुझे प्रॉब्लम हुई। बेटा आपने जर्नल एक्सपेंसेस 1200 में include in the journal expense is an item of equipment purchased during the year 1200. This item has not yet been included in the equipment account. आप लोगों के पास किताब भी होनी चाहिए वैसे काइंडली। आप लोगों का किताब नहीं होगी तो आप पीछे रह जाएंगे। आप सबको बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास अगर रेफरेंस बुक नहीं होगी तो आपको परेशानी होगी यार। रेफरेंस बुक जरूरी है, क्योंकि मैं पढ़ता रहूंगा ना, फिर आपके सामने क्वेश्चन होता है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में होता है। चलें बताएं हसनैन। तो इसमें मतलब मैं क्या बताऊँ, नोट नहीं हुई तो मतलब चेक करना क्या, आपने वो नहीं पूछा मुझसे। रेक्टिफाई करना है ना ये, इसका इम्प्लीमेंट कैसे अच्छा, करेंगे आप ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अकाउंट दिए होंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आएगा, किस तरह कौन से अकाउंट पर इम्पैक्ट आएगा इसका? एक्चुअली सर मेरे सामने सवाल नहीं है, इसलिए थोड़ी सी इशू हो रहा है। आई थिंक एक जो जिस जगह पे वो नहीं है उसमें हमें अमाउंट ऑब्वियसली लिखना होगा। ये ली पढ़ लीजिए जरा, आप जूम करके पढ़ सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 नजर आ रही है आपको? एडजस्टमेंट नंबर 2 अब नहीं हिलेगा, आप देखिए। This item has not been included into the equipment account, यही वाली है ना? नंबर 2 वाली, ये नंबर 2 लिखा ना, द क्लोजिंग इन्वेंटरी के नीचे इंक्लूड से शुरू हो रहा है जो।
जनरल एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे 1200 से, आई थिंक, बिल्कुल क्योंकि क्योंकि वो उसमें है, और इक्विपमेंट इंक्रीज होंगे 1200 से, 100%, बस और इतनी सी बात क्योंकि पूछना चाह रहा था। अब ओवर आपको आराम स्टेटेड से है समझ ना। आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सैन, यू आर राइट, वेरी गुड। वो कह रहा है कि आपने जर्नल एक्सपेंसेस में एक 1200 का अमाउंट अननेसेसरी ऐड कर दिया क्योंकि आपने इक्विपमेंट खरीदे थे 1200 के, तो आपको इक्विपमेंट को इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन आपने इक्विपमेंट की जगह पर किसको इंक्रीज कर दिया, इक्विपमेंट जनरल एक्सपेंस को इंक्रीज कर दिया। तो जनरल एक्सपेंस के अमाउंट में से माइनस हो जाएंगे वो अमाउंट, और इक्विपमेंट जहां भी जो ऊपर ट्रायल में जितना भी इक्विपमेंट लिखा है उसमें ही इक्विपमेंट का अमाउंट 1200 से ऐड हो जाएगा। तो बहुत अच्छे। अब साथ सलाम, आपको दोबारा माइक ऑन करना पड़ेगा काइंडली। जी सर। अब आपकी समझ में आई। उसने कहा कि आपने जनरल एक्सपेंसेस में 1200 का अमाउंट गलत ऐड कर दिया, इंक्लूड कर दिया, जबकि आपने खरीदा था एक इक्विपमेंट जो 1200 का था। तो आपने एक एसेट्स खरीदे थे इक्विपमेंट की सूरत में, तो आपने इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से उसको जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर दिया। तो अब आप जनरल एक्सपेंसेस से निकाल देंगे और इक्विपमेंट में उसको इंक्रीज कर देंगे। मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ में आ गई होगी। यूसुफ असलम ने भी ये बात बोली थी, मैं समझ गया था, और मुझे पता है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी अच्छा खासा ही क्लियर हो गया होगा। साथ सलाम, क्लियर हो गई है सर एडजस्टमेंट ये नंबर हम 2? जो है, हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो नूर, बोलो बेटा। सर ये जो है, ये जो है हम ये इन्वेंटरी क्लोजिंग कर रहे हैं ना। नहीं, एडजस्टमेंट नंबर 2 कर रहे हैं। इन्वेंट्री क्लोजिंग तो सीधी सीधी है, इन्वेंट्री क्लोजिंग में कोई कैलकुलेशन नहीं होती। इन्वेंट्री क्लोजिंग को हम नॉर्मल उठा के क्वेश्चन को इनकम स्टेटमेंट की कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड लेस कर देते हैं ना। तो मैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पे बात कर रहा हूँ। तो आपका बुक है, पेपर है? नहीं सर, अभी तो नहीं है यहाँ नहीं, सामने। व्हाट्सएप पे जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है। जी मैं देख लेता, थैंक यू। ये वाली बात समझ में आई तुम्हारे? 3 जो 2 आज समझाई। और आसान अल्फाज करके बताता जी सर, ये तो हूँ। समझ आ गई। आपने $1200 का इक्विपमेंट खरीदा था। आपने उसको इक्विपमेंट के ऐड करने के बजाय उसको आपने एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया गलती से। तो आप एक्सपेंसेस से बाहर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, और उसको वापस जी इक्विपमेंट जी में डाल देंगे, इक्विपमेंट में ऐड कर देंगे। समझ में आ गई जी बात? चलें जी, जी जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3, a check for $800 receive, ये मैं करा चुका हूँ लास्ट क्लास में। A check for $800 received from a credit customer has not yet been entered in the accounts। वो कह रहा है कि आपने एक चेक रिसीव किया $800 का एक क्रेडिट कस्टमर से, जिससे उधार के पैसे लेना थे, और आपने उसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे? ये बात मुझे कौन जवाब देगा? क्योंकि मुझे पता है कि राफे को ये बात आती होगी, अब्दुल्ला जावेद को आती होगी, अनंता को मुझे ख्याल है 50% आती होगी, बात को आती होगी, हसनैन समझ गया होगा आई थिंक, सुबह को भी आती होगी। लाइबा बताओ जरा बेटा आंसर इसका। चेक फॉर $800 रिसीव। हाँ बेटा, मैं तो रिपीट करने तो बैठा हूँ। चेक फॉर $, क्योंकि किताब तो आपके पास है नहीं, तो अब यही हो सकता है कि पूरी किताब पढ़ के मैं सुनाता रहूँ आप लोगों को, और आप लोग टाइम जाया करते रहे मेरे सारा। A check for $800 received from a credit customer has not yet been entered in the accounts। आपको एक कस्टमर से $800 का चेक रिसीव हुआ, लेकिन आपने उसको कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। तो जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कौन से अकाउंट में वो पैसे ऐड और लेस होंगे? बताओ लाइबा। लाइबा आवाज आ रही है? सर बहुत अटक रही थी आपकी आवाज। भाई अभी तो आवाज तुम्हारी बिल्कुल साफ आ रही है, मोहल्ले तक की आवाज सही आ रही है तुम्हारी। हाँ, कौन जवाब देगा इसका मुझे? कोई भी जवाब दे सकता है, बता दे बस कौन देगा। ताहा, थर्ड वाली। ताहा भी दे सकता है जवाब।
नहीं ताहा, तुम जरा माइक ऑन करो। ताहा तुम बताओ। अब्दुल्ला और ताहा में से कोई भी जवाब दे सकता है। अब्दुल्ला भी दे सकता है, ताहा भी दे सकता है। मैं दोबारा पढ़ दूं इस बात को कि कस्टमर से 800 रिसीव हुए थे कस्टमर से, और वो कस्टमर से जब पैसे रिसीव हो गए तो रिकॉर्ड नहीं किए। तो बिल्कुल सही है। राफे ने तो सर जवाब दे दिया, मुझे चैट पर लिख दिया था। हिबा ने किया। अच्छा हिबा ने दिया, हिबा ने सही दिया जवाब। हाँ बेटा लाइबा बताओ। अदर इनकम में ऐड होगा। अभी तो फिलहाल कौन से अकाउंट पर इसका इफेक्ट आएगा ये बताओ। अदर इनकम में नहीं आएगा यार, सीधी सीधी बात है। अभी लास्ट क्लास में बताई थी कस्टमर से पैसे मिल गए, और वो कस्टमर से पैसे मिले आपने लिखे ही नहीं। तो जब आपको पता चला कि कस्टमर से पैसे मिल गए हैं तो बैंक अकाउंट में उसको ऐड कर देंगे, और ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में से उसको लेस कर देंगे क्योंकि पैसे मिल गए हैं आपको। आई समझ बात? ओके सर। बहुत आसान सी बात थी ना बेटा, दोबारा सुन लीजिए आप इसको। वो कह रहा है कि अ चेक फॉर $800 रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। एक चेक रिसीव हुआ अपने कस्टमर से 800 का, लेकिन आपने उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब चेक रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट में इंक्रीज होता है, तो आप बैंक अकाउंट में ऐड कर लेंगे। और कस्टमर अकाउंट डिक्रीज हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर को डिक्रीज कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बात तो मेरे ख्याल में आपकी समझ में आ गई होगी अब। जी सर। ठीक है बेटा, इसको और अच्छा समझने के लिए जरूरी है कि अभी कल मैंने जो लास्ट क्लास में जो आपको किया था उसी का एडजस्टमेंट कराई थी, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली। अच्छा जी, नंबर 4 पे लिखा हुआ है, अब जरा कान खोलकर दोबारा सुन लीजिए। 30th April 2011 लोन इंटरेस्ट ओइंग अमाउंटेड टू $250। ओइंग अमाउंट हमेशा क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक ओइंग 380, इंश्योरेंस प्रीपेड 460। तो जरा हम अलग अलग 3 अकाउंट के बारे में उसने बोला, तो मैं ABC करके लिख देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो और कॉपी कर लें। 4 में उसने पहले कहा है कि इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के बारे में मैं पूरा एक लेक्चर दे चुका हूँ कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा। अब देखें ऊपर आपको सवाल जब आप देखते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस का लोन इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 1200। ऊपर दिया हुआ है इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1200। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा वो उसके अंदर अगर कोई अक्रूड इंटरेस्ट निकाल कर दे रहा है, यानी कि अक्रूड या आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाल कर दे रहा है कि भाई 250 है, तो हम 250 इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता है 1500। अक्रूड हमेशा ऐड हो जाता है ऊपर दिए हुए एक्सपेंस में, और ये जो 250 है ये अदर पेबल में चला जाएगा। हसनैन आपको ये बात समझ में आई? क्योंकि आप इसमें अटकते थे ना, तो मैं जरा दोबारा आपसे इसलिए मुखातिब। सब अब एक दफा और रिपीट कर दीजिए मुझे, हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। मैं ये कह रहा था, आप कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि आप ये बात गौर से नहीं सुन रहे होंगे उस वक्त। आपके पास कह रहा है, अच्छा इसके दो रास्ते हैं, पहले तो आप ये समझ लें। ये देखें आपका लोन इंटरेस्ट दिया हुआ है, दिया हुआ लोन इंटरेस्ट नजर आ रहा होगा आपको। ये लोन इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 1200 का, ये रहा, नजर आ गया। कह रहा है कि आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं 1250, तो 1250 पे कर चुके हैं। वो कह रहा है यहाँ पर नंबर 4 में 30th April लोन इंटरेस्ट ओइंग 250, ओइंग अमाउंट अनपेड अमाउंट। वो कह रहा है उसमें 250 अभी तक और अनपेड हैं, तो अनपेड अमाउंट यानी कि अक्रूड एक्सपेंस होता है, और अक्रूड एक्सपेंस से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ये मैंने बहुत दफा बताया है आपको, दोबारा अपने दिमाग में रख लें। तो जब 1250 के ऊपर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, 250 के एक्सपेंसेस अनपेड हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए 1500, सही है ना। जिसमें से ये जो 250 वाले अनपेड एक्सपेंस हैं ये करंट लायबिलिटी में चले जाएंगे अदर पेबल के नाम से। ये समझ में आ गई बात? अच्छा इसको दूसरा रास्ता क्या था जो मैंने और आसान करके बताया था, कि आपने लोन जो लिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल में क्या दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। यस सर। और आपने लोन लिया कितना है 15,000। 15,000 का 10% अगर आप निकालते हैं तो वैसे ही वो 1500 आ जाता है, और ये देखें टोटल इंटरेस्ट 1500 आ जाता है। सही, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे और आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड भी कर सकते थे।
ये हो गया ए पार्ट इसका। बी पार्ट फोर का बी पार्ट में उसने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक ओइंग अमाउंट अक्रूड को कहते हैं और ऐड हो जाता है। अब आप देखें ऊपर आपको इलेक्ट्रिक के नाम से कोई एक्सपेंसेस दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो यही वाले एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक कहीं ये देखेंगे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक दिया हुआ है 2000 का, इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है 2000 की। तो इलेक्ट्रिक का पहले से जो एक्सपेंस था वो कितना था 2000, और ओइंग कितना दे रहा है आपको 380। तो 380 और 2000 कितने बन जाएंगे 2380। तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंस आपके 2380 हो जाएंगे, और 380 का जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ये करंट लायबिलिटी में अदर पेबल के नाम से चला जाएगा। इसी तरीके से 4 के एक और है, 4 में क्या कह रहा है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड से एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। अब आपको जो ऊपर इंश्योरेंस दिया हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा कितना है, ये रहा इंश्योरेंस, और वो इंश्योरेंस दिया हुआ है 3300 का। तो अब आपका जो इंश्योरेंस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा वो अब आप क्या लिखेंगे 3300 माइनस कर देंगे 460। क्यों माइनस कर देंगे, इसका मतलब है कि इस 3300 में से 460 के इंश्योरेंस वो हैं जो आपने अगले साल के लिए पे कर दिए थे। तो 3300 माइनस 460 ये आपके आ जाएंगे 2840। तो ये 2840 आपके एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे, और ये जो 460 है ये आपका अदर रिसीवेबल बन जाएगा। जो प्रीपेड होता है वो करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल बन जाता है। हसनैन आपको ये बात समझ में आई, और साद सलाम आपको ये बात समझ में आई? जी सर। क्योंकि भाई जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं अब वो 9th और 10th का लेवल नहीं है, या ओ लेवल फाइनल भी नहीं है, बल्कि अब आप ए लेवल में पढ़ रहे हैं। आपने एक बात मैं पढ़ाऊंगा तो 10 बातें खुद करनी है, तब कहीं जाके आपका ग्रेड आएगा। ये आपको दिमाग में फॉर्मूला बनाना है कि अगर मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ तो आपने 10 चीजें खुद प्रैक्टिस करनी है अगर आपको ग्रेड लेना है। ठीक है, ग्रेड लेने के लिए आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। काइंडली इस बात को जरा बार बार रखिएगा दिमाग में। तो ये हो गया ये अच्छा भाई, अब 460 जो है ये अदर प्रीपेड एक्सपेंस है। हाँ बेटा वो अदर रिसीवेबल में जाएगा। लाइबा आपके भी समझ में आ गई हैं तीनों बातें 4 की? सर लास्ट वाला पार्ट से इंश्योरेंस वाला दोबारा समझा दें। लास्ट वाला बात तो अभी वही कर रहा हूँ, लास्ट तो 4 वाला कराया था ना कि बेटा 4 वाले में तो बहुत सिंपल है। तो मैं दोबारा नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, आपको तो मैं मेरे ख्याल में बहुत दफा बता चुका हूँ कि जब अक्रूड या अनपेड आएगा तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और प्रीपेड आएगा तो एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो हमने एक्सपेंसेस डिक्रीज कर दिए, और जो एक्सपेंस प्रीपेड के नाम से जो होता है वो प्रीपेड हमारा जिससे हमने एक्सपेंस डिक्रीज किए थे वो अदर रिसीवेबल के नाम से बैलेंस शीट में चला जाता है अदर। तो हम बता चुके हैं पहले भी, तो नए स्टूडेंट्स को जो आ रहे हैं हम उनको बार बार बता रहे हैं ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए। आपको क्लियर हो गई ये बात अब साहिबा? यस सर। और कोई रह गया है जो जिसको ये परेशानी हो कि ये क्या हुआ है? हो सकता है वो, आई थिंक के अनंता आप बताएं। अनंता? नहीं सर मुझे समझ आ गया, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद हमजा? सर मुझे भी आ गया समझ में। गुड। साद सलाम? जी सर। देखो साद सलाम बेटा, तुम्हें भाई आदत पता है बिलावरी असर नहीं बोलना मेरे सामने ना। अच्छी बात यह है कि तुम जो हमेशा वही अपने उस पर कायम रहना कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। क्योंकि देखो अभी फिजिकल खुल जाएगा तो फिर उसके अंदर तो तुम्हें पता है क्या होगा। तो इसलिए बिला वजह की जवाब नहीं देना, सही जवाब देना सीखने वाला। सर मैं शाबाश। तो ऑनलाइन ही रहते हैं। अच्छा सैयद अब्दुल्ला? सैयद अब्दुल्ला? सैयद अब्दुल्ला अपना माइक ऑन करो। जी जी जी। हाँ बेटा ये पॉइंट तुम्हारे समझ में आ गए हैं? वो सर करूंगा तो जहन में बैठेगा, आप भी तो आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं, अभी तो वही पॉइंट है पुराने वाले। एक्रूड आएगा तो ऐड हो जाएगा, प्रीपेड होगा तो लेस हो जाएगा। वो तो तुम्हें ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस थी, लेकिन फिर भी लेस हो जाएगा। हाँ अच्छा ताहा, तुम्हें भी ये पॉइंट क्लियर था, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन पूछ रहा हूँ। जी सर। ये पॉइंट क्लियर है ना अभी तक वाले जो 4 मैंने कराए हैं? जी जी ठीक है। यूसुफ असलम का मुझे पता है आता है इसको, और हिबा वगैरह को भी आता है। अच्छा जी, एंट्री नंबर 5।
एंट्री नंबर 5 में कह रहा है, अब जरा गौर से सुन लीजिए भाइयों, एंट्री नंबर 5 में कह रहा है, ये है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर क्रिस्टी कौन है? ओनर हैड विथड्रॉन फॉर हर पर्सनल यूज, क्रिस्टी ने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ किया गुड्स ड्रॉ की जिसकी कीमत कितनी है? 1800। दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। ओनर ने जाती इस्तेमाल के लिए गुड्स ड्रॉ किए 1800 के, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब उसके अंदर दो चीजों पर इम्पैक्ट आएगा, ड्राइंग और परचेजेस, ड्राइंग एंड परचेजेस। ड्राइंग, जब भी ओनर जाती इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज ड्रॉ करता है तो ड्राइंग इंक्रीज हो जाती है। तो हमें जितनी भी ऊपर ड्राइंग लिखी है उसमें 1800 ऐड कर देंगे, जहां भी ड्राइंग जाएगी वहां पर 1800 प्लस करके चली जाएगी। और परचेजेस में जो भी अमाउंट ऊपर परचेजेस में लिखा है उसमें से हम 1800 माइनस कर देंगे, क्योंकि ओनर इसमें से 1800 की गुड्स ड्रॉ कर चुका था लेकिन उन्हें लिखी नहीं थी, तो परचेजेस का अमाउंट ऑटोमेटिकली हम जो है वो माइनस कर देना चाहिए था, माइनस नहीं किया तो अब हम माइनस कर देंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर कौन सा था? 5। पॉइंट नंबर 5 सबकी समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम वाला स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है कि जब भी ओनर जाती इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करता है तो ड्राइंग विल इंक्रीज, ड्राइंग अकाउंट इंक्रीज हो जाता है। और अगर उसने वो पैसा बैंक से ड्रॉ किया होता तो बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाता, कैश की सूरत में ड्रॉ किया होता तो कैश अकाउंट डिक्रीज हो जाता। अगर उसने गुड्स ड्रॉ किए हैं तो गुड्स अकाउंट परचेजेस के नाम से डिक्रीज हो जाएगा। हसनैन, ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? हसनैन, क्लियर या दोबारा बताऊं? ठीक है, किसी को दोबारा पूछना हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, बिल्कुल कोई इसमें उसकी जरूरत नहीं है। लाइबा, सर बेटा वैसे अगर आप समझ आ गया। आ गई। हाँ हाँ हसनैन बोलो बेटा। हाँ सर, अगर आप उसकी तस्वीर भेज दें सवालों की, मतलब जो बुक में, तो भेजी हुई है बेटा, भेजी हुई है, ग्रुप पर भेजी हुई है बेटा। ये सवाल मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ बेटा, ये पिछले हफ्ते ही भेजा हुआ है मैंने उसी वक्त। और इसमें से ये जो अब्दुल्ला कासिम है उसने मुझे पूरे सवाल सॉल्व करके चेक भी करवा लिए हैं। अच्छा, आपके ग्रुप में ही ये पिक्चर सारे क्वेश्चंस की डाल चुका हूँ मैं, आप ग्रुप में देखें सही, फिर आपको पता चलेगा। और दूसरी बात ये कि ग्रुप में पिक्चर मैंने जो डाली वो तो ऐसे ही डाल दी थी, लेकिन उसूलन आपके पास ये पूरी किताब होनी चाहिए, नई किताब टॉपिकल पास पेपर की, और वो वाली थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो भी अकाउंटिंग की आप लें, एक बुक आपके पास होनी चाहिए ताकि हम बुक के रेफरेंस से पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर उसमें जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई? ये ग्रुप पे बता देंगे आपके कौन कौन सी बुक्स चाहिए? हाँ अभी बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, मैं तो हमेशा बताता हूँ। ये लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। देखें भाई, नुमान मलिक की एएस में, अच्छा यार नुमान मलिक की तीनों बुक्स जो हैं वो, एक हमारी स्टूडेंट है A2 की है, हाँ वो A2 उसका स्टूडेंट है हमारा वो, उसके बाद तीनों बुक्स हैं। अगर आपको लेना हो तो आप हाफ प्राइस से ले सकते हैं, लेकिन वो एक ही स्टूडेंट है जो बेच रहा है, उसने मुझे भी कल कहा था तो मैंने अभी मतलब P1 P2 ये टॉपिकल पास पेपर के नाम से है। नुमान मलिक एएस। और एक आपको मिलेगी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये दूसरी बुक है। यानी कि एक बुक ये हो गई, दूसरी बुक ये हो गई, ये तीसरी बुक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस एएस की जो मिलेगी आपको, ये तुम्हारे नोट्स हैं, इसमें थ्योरी है और क्वेश्चंस भी, एग्जाम्पल क्वेश्चन भी हैं, इससे आपकी बेस बहुत मजबूत हो जाती है, स्पेशली वो साइंस से स्विच करके कॉमर्स में आए हैं। तो ये वाली बुक है, जैसे मेरे पास तो पुराना एडिशन है, ये देखें, ये टॉपिकल जिससे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटिंग पेपर 2 टॉपिकल। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके सामने जो है ये देखें पूरा सिलेबस है
और हर सिलेबस के अंदर जितने भी सवाल आए आपके सामने हैं कि भाई बैंक रिकंसिलेशन में आज तक कितने सवाल आए हैं, हर सवाल और कौन कौन से ईयर में है, सीरियल वाइज करके पूरा सिलेबस दिया हुआ है आपको, तो उसमें आपको आसानी हो जाती है। और इसी तरीके इसी तरीके की बुक जो है वो एएस की थ्योरी एंड प्रैक्टिस के नाम से, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये P2 है, P1 में आपकी MCQs की बुक आ जाएगी। अभी आप फिलहाल एक बुक ले लें कोई इनमें से, और ये A2 की है, AS लिखा होगा यहाँ पर और थ्योरी एंड प्रैक्टिस लिखा होगा, और नुमान मलिक की थ्योरी की है। उसके अंदर क्या होता है कि कोई चैप्टर शुरू होगा तो उसकी पूरी थ्योरी आपको जो है वो आपको बताई जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए जैसे आपका कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी थ्योरी दी हुई है, उसके बाद सारे जो उसके बेसिक्स थ्योरी है वो देने के बाद आपको जो है वो लाया गया है क्वेश्चंस पर, तो उससे क्या होगा कि आपकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले अगर आप लोग ये बुक लेना चाहें एएस की थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो वो बुक ले लें और आपका जो है उससे भी तैयारी हो जाएगी, तो आप तैयारी इस काबिल हो जाएंगे कि आप पास पेपर पे आ सकते हैं। टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है ना, यही टेक्स्ट बुक है ना? है टेक्स्ट बुक पर पूछ रहा हूँ, टेक्स्ट बुक तो नहीं है ना? बस यही है, बस हाँ टेक्स्ट बुक यही है। आपको अगर मैंने व्हाट्सएप किया था दोबारा, अगर आप लोग कहते हैं जो बाद में रेंडल की बुक एक व्हाट्सएप की थी और एक मैंने फ्रैंकफर्ट की व्हाट्सएप की थी, वो आपके पास मौजूद है। अगर कोई सवाल मुझे रेफरेंस के तौर पर कराना होगा तो उसमें से करा दूंगा, वो खरीदने की जरूरत नहीं है, वो वैसे इतनी महंगी बुक्स है। ठीक है भाई, हाँ वो वापस भेज दीजिएगा, मैं दोबारा भी, ठीक है, रेंटल की भी और उसकी भी। अच्छा जी, अब आ जाएं आप जरा एंट्री नंबर 6, अभी हम 5 पे पहुंचे हैं। जब आप एंट्री नंबर 6 पे आएंगे तो कमीशन रिसीवेबल $150 वाज ओइंग। अब ओइंग हमेशा, ओइंग की वजह से हमेशा एक्सपेंसेस और इनकम दोनों बढ़ जाती हैं। अगर इनकम ओइंग है तो इनकम बढ़ जाएगी, अगर एक्सपेंसेस ओइंग है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, ये रिसीवेबल नहीं है। तो कह रहा है कमीशन रिसीवेबल 150 वाज ओइंग 30th April। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कमीशन आपका जो है वो 150 से इंक्रीज हो जाएगा, तो कमीशन आपका ऊपर जो दिया हुआ है उसमें इसका इजाफा हो जाएगा। ऊपर देखें, आपको कमीशन रिसीव का अकाउंट भी दिखा दूंगी, देखें कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव्ड है 730, कमीशन रिसीव 730 है ना। इस कमीशन रिसीव्ड में सुनते रहिएगा, कमीशन रिसीव्ड का जो अकाउंट है जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा वो था पहले 730, लेकिन अब वो कह रहा है कि इसमें और पैसे अभी मिलना है जो मिले नहीं है, तो वो भी इनकम में जाएंगे। जो पैसे इनकम हो गई हो लेकिन बेशक वो ना मिले हो तो उसको इनकम ही कंसिडर किया जाता है। तो कह रहा है कि एक 150 और थे जो आपको मिलना थे लेकिन मिले नहीं थे, लेकिन उसको इनकम में शामिल किया जाएगा, अक्रूड इनकम। तो हमने लिखा 730 प्लस 150 880, तो ये 880 हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और ये जो 150 है इसमें से ये वाला 150 ये अदर रिसीवेबल में चला जाएगा, कि ये पैसे अदर प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम का जो अमाउंट होता है वो अदर रिसीवेबल में जाता है। इनकम में टोटल हो जाता है और अदर रिसीवेबल अमाउंट जाता है कि जो रिसीवेबल है। तो ये कमीशन रिसीव्ड जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और अदर रिसीवेबल में कितने जाएंगे 150, तो ये इनकम है आपकी, ये इनकम है आपकी। पॉइंट नंबर 6 में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो रिपीट करा सकता है। अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो इसका मतलब है कि 150 जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस है। नहीं, 150 प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, अक्रूड इनकम है। वो प्रीपेड एक्सपेंस की जगह अदर रिसीवेबल के नाम से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। ऐसी इनकम जो अभी आपको मिली नहीं है, जी जी, बस ये कंफर्म कर रहा था, लेकिन वो इनकम में शामिल की जाए। ठीक है बेटा, सवाल फौरन कर लिया करो, शाबाश। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 का मैं लेक्चर ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, और वो लेक्चर था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, जो बहुत तफसील से पूरी क्लास में, लास्ट क्लास मेरी पूरी की पूरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ही मैंने बताई थी, कि जो आपको मैंने टी अकाउंट बताया था और उस टी अकाउंट के अंदर जो है वो सारी चीजें आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से बताई गई थी। याद आए कि मैंने क्या कहा था? जल्दी जल्दी एक दफा अगर आप कहते हैं तो रिपीट कर देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो जल्दी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाया हमने, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, सवाल में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का वो 520 है, हमने 520 लिखा। अब हमने देखा कि यार इसका एंडिंग बैलेंस कितना आएगा,
जो एंडिंग बैलेंस आएगा उसके मुकाबले में वो ज्यादा या कम वो आपका देख लेंगे। तो बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बैलेंस कैरेट डाउन मैं यहाँ पर बाकायदा अच्छी तरह लिख देता हूँ ताकि आपको ये फिगर कैलकुलेट करना आ जाए। ये बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ आ जाएगा। अब अगर साल के शुरू में आपके पैसे डूबने के चांसेस 520 थे, अब यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उससे पता चलेगा कि आपके पैसे डूबने के चांसेस साल के आखिर में 520 से ज्यादा हो गए। वो जो जितने रुपए ज्यादा हो गए या जितना डिफरेंस अमाउंट ज्यादा हो गया वो एक्सपेंसेस में चला जाएगा। और अगर 520 से अमाउंट कम आया तो इसका मतलब है पैसे डूबने के चांसेस जो थे उससे कम हो गए, तो आपका फायदा हो गया, वो अदर इनकम में चला जाएगा। तो ये अमाउंट कैलकुलेट करना असल में फन है। तो वो कैसे करेंगे आप? बैलेंस कैरेट डाउन निकालने के लिए उसको आप क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल आपको सवाल में जो दिया हुआ है वो आप पहले बेस बनाएंगे। तो सवाल में आपको जो ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है वो कितना है, ट्रेड रिसीवेबल 6200। तो आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 6200 का, और 6200 के बाद एडजस्टमेंट में अगर कहता कि कोई कस्टमर रिटर्न ऑफ हो गया तो वो माइनस कर देते। कोई कस्टमर रिटर्न ऑफ तो नहीं हुआ, लेकिन एक एडजस्टमेंट हमने की थी ये वाली, ये देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3, जिसमें उसने कहा था कि आपको एक कस्टमर से 800 मिल गए थे लेकिन आपने वो लिखे नहीं थे। तो जब आपने बैंक को बढ़ाया तो ट्रेड रिसीवेबल पैसे वसूल हो गए ना। ट्रेड रिसीवेबल 6200 का मतलब है इतने पैसे वसूल करना है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 में बता चुका है कि भाई इसमें आपने एक कस्टमर से पैसे वसूल हो गए थे तो आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे, जो एरर था। अब आपने वो एरर रेक्टिफाई कर लिया, तो अब आपने कस्टमर से जो पैसे वसूल करने हैं असल में वो कितने करने हैं, 6200 माइनस 800। अब आपको जो पैसे वसूल करने हैं कस्टमर से, जो आपका ट्रेड रिसीवेबल फाइनली है वो है 5400। अब उसने आपसे एडजस्टमेंट में कहा, जो मैं पढ़ रहा था एडजस्टमेंट नंबर 7, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी प्रोवाइडेड for a specific debt $200 plus 2% of the remaining trade receivable। वो कह रहा है कि आपने उसमें से 5400 में से 200 वो थे जो बहुत पुराने थे, जो आपको पैसे मिल ही नहीं पा रहे थे, आपने इसको तो साइड पर रख दिया। तो ये एक बैलेंस कैरेट डाउन होता है जिसको स्पेसिफिक कहते हैं, स्पेसिफिक डेट कहते हैं, ये वाला आपने कर दिया। अब आपको जो बाकी पैसे वसूल करने हैं वो करने हैं 5200। ये 5000 कहलाते हैं रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल। इस रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल का आपको इस साल आपने अंदाजा लगाया कि कितने पैसे डूबेंगे, एंट्री नंबर 7 में परसेंटेज 2%। तो अब आप क्या करेंगे, एक बैलेंस कैरेट डाउन निकालने के लिए अब आपने क्या किया, 5200 जो आपका रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल था उसका 2% निकाला। तो 5200 का 2% आया 104। इसका मतलब है कि इसका बैलेंस कैरेट डाउन आ गया 104, और एक स्पेसिफिक बैलेंस कैरेट डाउन भी आपको उसने अलग से दे दिया था, वो था 200। तो टोटल मिला के जो बैलेंस कैरेट डाउन हुआ वो 304 हो गया। तो बैलेंस कैरेट डाउन असल में 304 हुआ, और यहाँ पर है 520। तो इसका मतलब है साल के शुरू में आपके पैसे डूबने के चांसेस 520 थे, लेकिन साल के आखिर में पैसे डूबने के चांसेस 304 हैं। तो आपको फायदा हो गया कि पैसे डूबने के चांसेस कम हो गए। तो आपको फायदा कितना हुआ, 216 का। जो अमाउंट जहाँ कम आता है वहां लिख दिया, तो 216 आपका इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बन जाएगा। तो एडजस्टमेंट में जब हम जाएंगे तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 216, और ये इनकम में जाएगा, ये इनकम में जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हम बनाएंगे इसकी, तो वो क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हम ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना लिखेंगे, 5400। ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखेंगे, 5400, और उसके अंदर से माइनस करेंगे हम कितने, पूरे 304, यानी कि एक तो 200 ये और एक 304। तो SOFP ऐसी बता रहा हूँ, SOFP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रेड रिसीवेबल जाएगा 5400, और उसमें से माइनस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 304। हमेशा याद रखना जो भी पूरा बैलेंस कैरेट डाउन होता है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाता है। तो ये मैंने दोनों चीजें बहुत तफसील से लास्ट क्लास में बताई थी, मैं कहा चलो शायद अगर कोई पिछली मरतबा नहीं था तो उसको ये बात समझ में आ जाए। तो 5400 माइनस 304 आ जाएगा 5096। तो
ये भी हो गया जनाब एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 8 में कह रहा है 1/2 ऑफ द 10 पर सर सॉरी मुझे एक चीज पूछनी है। जी बोलिए सर आपने बोलिए। वहाँ पे जो है ना स्पेसिफिक डेट जो माइनस किया था ना, ट्रेड रिसीवेबल हमारा आया था। सर राइट साइड पे जाएं। ये आ गया मैं, मुझे आप जो कह रही है मैं समझ में आ रहा है, मुझे बोलें। सर उसमें से आपने बैलेंस कैरी डाउन का स्पेसिफिक डेट निकाला था, ये वाली चीज समझ नहीं आई जी। ये वाला बेटा ये तो अलग से 2-3 दफा आपके पास लेक्चर नहीं है पिछला वाला मेरा? जी सर है, लेकिन मुझे इसकी वो एंट्री दिखा आपने दे क्वेश्चन में कैसे बेटा उसके अंदर भी दिखा दूं, दिखाने में तो ये सही कोई नहीं है। देखिए 6200 आपको लेना थे, 800 आपको मिल गए थे जो आपने लिखे नहीं थे। अब आपको लेना है 5400। 5400 में से मतलब 5400 में से 200 वो थे जो स्पेसिफिक डेट के थे, ठीक है, स्पेसिफिक डेट का 200 का। स्पेसिफिक डेट वाली बात समझ नहीं आ रही। तो वो जो बता तो दिया मैंने, स्पेसिफिक डेट का मतलब होता है कि आपने जो टोटल कस्टमर से पैसे लेना थे उसमें से कुछ अमाउंट ऐसा है जो नॉर्मल परसेंटेज पर आप उसको बैलेंस कैरी डाउन में नहीं करते, बल्कि आप उसको स्पेसिफिक कर देते हैं कि यार ये तो इतने पैसे तो बहुत पुराने हो गए, ये इसका अलग से रखो इसको। तो वो बैलेंस कैरी डाउन जो है वो स्पेसिफिक डेट कहलाता है। और उसके अब समझ में आगे स्पेसिफिक डेट का मतलब मैंने तफसील से पहले भी बहुत बताया था। 5400 में से 200 तो वो आ गए जो स्पेसिफिक डेट का अमाउंट है। अब आपका जो रिमेनिंग 5200 है उसके ऊपर 2% अप्लाई किया तो आया 104, और जो स्पेसिफिक डेट आपने अलग से लिखा हुआ था वो था 200। तो एक स्पेसिफिक डेट का बैलेंस कैरिड डाउन और एक जो आपने नॉर्मल परसेंटेज अप्लाई की थी रिमेनिंग ट्रेड रिसीव पर, वो दोनों को जब आपने ऐड किया तो 304 आ गया टोटल बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ ट्रेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। साल के शुरू में और साल के आखिर में कम हो गया तो 216 का आपको फायदा हो गया, जो कि डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से इनकम में चला जाएगा। आगे समझ में अभी भी नहीं आई? ये स्पेसिफिक डेट आपके ओ लेवल में नहीं था, आपने यहीं पर पढ़ा है। आगे समझ में लाइबा? मिस लाइबा, हेलो हेलो लाइबा, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आया समझ में? आ गया। और किसी को? अब्दुल मुईज, आपको ये बात समझ में आ गई स्पेसिफिक डेट वाली? जी सर। बस स्पेसिफिक डेट कोई खास चीज नहीं है, बस समझ लें कि उस पर नॉर्मल परसेंटेज अप्लाई नहीं होती, उसको आप अलग से रख देते हैं। बाकी ट्रेड रिसीव पे वो परसेंटेज अप्लाई करते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल बैलेंस कैरी डाउन आता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 7 के बाद आ जाएं आप एडजस्टमेंट नंबर 8। एडजस्टमेंट नंबर 8, 1/2 of the 10% loan is repayable during the year ending 30th April 2012 and the balance is repayable after that date। अब क्या मतलब वो इसका, वो कह रहा है 1/2 of the 10% loan is repayable during the year। ये आपको उसने सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए बोला है, वरना इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो निकलेगा वो तो मैं आपको बता चुका। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो 1500 हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस आई थिंक 10% लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये वाली बात का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि आपने जो 10% लोन लिया है 15,000 का, जरा भाई गौर सुनना ही बात, इस पे वो 1-2 नंबर काट लेता है आपके। वो कह रहा है जो आपने 15,000 का 10% लोन लिया हुआ है वो आपने इसका बैलेंस जो है वो हाफ बैलेंस आप इसी साल पे कर देंगे और हाफ बैलेंस अगले साल पे करेंगे। तो जो भी लोन अगर आप करंट ईयर में उसका कुछ हिस्सा पे कर रहे हैं या करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो लोन करंट लायबिलिटी में जाएगा और बाकी जो 1 साल बाद अदा करेंगे वो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। तो वो आपको सिर्फ ये चेक कर रहा था कि आपको ये कॉन्सेप्ट है। तो जब आप नॉन करंट लायबिलिटी में 10% लोन लिखेंगे तो आप 15,000 का हाफ करेंगे, 50% लिखेंगे क्योंकि वो बाद में अदा करेंगे आप, तो वो है 7,500। और जब आप करंट लायबिलिटी लिखेंगे तो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबिल वगैरह के साथ, अदर पेबिल के साथ